बैक स्टूडेंट, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम जो न्यू एडिशन है फिजिक्स क्लास 9th का नेशनल बुक फाउंडेशन का, उसमें ये टॉपिक इंक्लूड था जो कि प्रीवियस एडिशन में नहीं था, इसको हम करेंगे। और मैंने हाफ बुक ऑलरेडी जो है प्रीवियस जो एडिशन था उससे करवाया है, और वो जो टॉपिक्स जो न्यू एडिशन में वो सेम ही है, ठीक है, वो चेंज नहीं है। हाँ, जो न्यू टॉपिक्स आए वो हम साथ साथ कवर करेंगे इस साल, और जो बाकी चैप्टर्स रह गए थे उसको भी मैं कवर करवाऊंगा न्यू एडिशन से ही, ठीक है। डन हो गया। आज जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है फ्लूइड फ्रिक्शन। इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। ये आपकी बुक में 3 से 4 पैराग्राफ में दिया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत ही समराइज करके प्रिसाइज और एक्यूरेट करके यहाँ पे लिख दिया है कि इस टॉपिक को सीखने के बाद आप खुद से लिखोगे, इसको खुद से प्रोड्यूस करोगे, इतने केपेबल मैं आपको बना दूंगा, और आप अपने दोस्त को भी इजीली ये टॉपिक क्या कर पाओगे, समझा पाओगे। क्लियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं फ्लूइड और सादा फ्रिक्शन, क्रैक करते हैं इसको। फ्रिक्शन ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। फ्रिक्शन क्या है स्टूडेंट, हमारे पास ये एक अपोजिंग फोर्स है। लाइक अगर मैं इस मार्कल को नीचे फेंक रहा हूँ तो इस वक्त मार्कल पे भी एक नीचे से ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, ठीक है, जो कि इस फोर्स को क्या कर रही थी, अपोज। अगर ये 1 न्यूटन इधर लगा रहा है तो इस वक्त ये जो हवा है ये भी इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, एक नीचे से ऊपर फोर्स लगाएगा 1 न्यूटन की ही, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं कि जो अपोज कर रहा है ऊपर वाली फोर्स को, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास है फ्रिक्शन, ठीक हो गया। यानी कि फ्रिक्शन इन अ सेंस रगड़ आप बोल सकते हो, कि रेजिस्टिव फोर्स बोल सकते हो, रुकावट वाली फोर्स, डन, जो दूसरी चीज़ को रोकने की कोशिश करता है। फ्लोर पे भी ऐसे हम आगे चल रहे हैं, फ्लोर हमें रोकने की, हमारी फोर्स को कम करने की कोशिश कर रहा होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? डन। अच्छा, अब समझते हैं फ्लूइड क्या है। फ्लूइड है कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन, ठीक है, जो कि हेल्ड टुगेदर बाय किसके हो, बाय वीक कोहेसिव फोर्सेस से हो, ठीक है। अब पहले समझते हैं कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है। स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि हमारे पास एटम्स होंगे, ठीक है। हमें पता है एटम जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ किसी भी मैटर का होता है, इसी तरह मॉलिक्यूल भी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर ही होता है। लाइक एक ऑक्सीजन एटम और एक और ऑक्सीजन एटम, दोनों जब मिलेंगे तो हमारे पास O2 बन जाएगा, और इसे हम क्या बोलेंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, यानी सिंपल मॉलिक्यूल्स के एटम जो एटम ही है, और वो हमारे पास क्या कर रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर के। तो जब हमारे पास 1.5 तरह के कलेक्शन होंगे मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, और वो हेल्ड टुगेदर हो, साथ हो, लेकिन उनके अंदर जो फोर्सेस है जिनको उन्होंने आपस में रखा हुआ है, ठीक है, आप ये कह सकते हो कि वो कोहेसिव फोर्सेस उनके बीच में क्या है, कम हो, तो उस चीज़ को हम नाम दे देते हैं फ्लूइड का। जैसे कि अगर हवा में देखूँ मैं तो इस वक्त एयर में हमारे पास नाइट्रोजन भी है, ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, डिफरेंट तरह की हमारे पास यहाँ पे क्या है, गैसेज है, लेकिन इनके अंदर जो कोहेसिव फोर्स है, एक दूसरे के साथ जो जोड़ने वाली फोर्स है, वो आप यूँ कह सकते हो कि वो बहुत ही आपस में क्या है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वीक है। उसकी वजह क्या है कि उनको एक स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाता है, और एटम्स के पास एक हाई लेवल की काइनेटिक एनर्जी होती है, जो कि हर टाइम क्या हो रहे थे, बस घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, इस वजह से जो है इनके अंदर कोहेसिव फोर्स, जो एक दूसरे के साथ जो जुड़ने वाली जो फोर्स आप यूँ कह सकते हो कि वो बहुत ही कम है। लेकिन दिस ट्रीटमेंट इज जस्ट वैलिड फॉर इन द केस ऑफ गैसेस, एयर में ले सकते हो आप। ये नहीं कह सकते कि लिक्विड के अंदर कोहेसिव फोर्सेस बहुत कम है, लिक्विड के अंदर कोहेसिव फोर्सेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उनका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह H2O है हमारे पास। डन स्टूडेंट? ओके, तो यहाँ पर समझ आ गया होगा आपको कि फ्लूइड क्या है, ठीक है। अगर मैं आगे बात देखूं तो फ्लूइड 2 तरह के, हमारे पास फ्लूइड लिक्विड भी है और गैस। आपसे पूछे क्यों ये 2 है, तो आप कहोगे क्योंकि ये इजीली फ्लो कर सकते हैं, किसी भी शक्ल में ढल सकते हैं। लाइक किसी भी शक्ल में ढलने का मतलब ये, अगर मैं एक बॉटल ले लूँ, बॉटल के अंदर वाटर डालूंगा तो उसी शक्ल में डल जाएगा, गैस डालूंगा तो उसी शक्ल में आ जाएगा। सेकेंडली, ये जो होते हैं कंटेनर, जिस चीज़ के अंदर इनको मैं बंद करूँगा उन पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं बाहर की तरफ, करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। तो जब ये चीज़ होगी तो हम उस चीज़ को नाम दे देते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वो फ्लूइड है। क्लियर, बात आ गई समझ? डन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ड्रैग फोर्स और रिटार्डिंग फोर्स क्या चीज़ है। ड्रैग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स सेम ही है। अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको मैं फेंक रहा हूँ और वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर, ठीक है, जो कि उसकी फोर्स को कम करने की, जो कि स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा, उसी चीज़ को हम नाम बोलते हैं कि वो रिटार्डिंग फोर्स है या ड्रैग फोर्स है। मान लो कि मेरे पास अभी मार्कल जो मैंने फेंका और ये 1 न्यूटन की फोर्स जो था नीचे की तरफ लगा रहा था, ठीक है, डाउनवर्ड, तो बदले में जो एक फोर्स इसको एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी जो कि नीचे से ऊपर लगा रही है, और वो कौन लगाएगी, वो फ्लूइड लगा रहा है। और इस वक्त फ्लूइड यहाँ पे क्या, एयर है, एयर इस पे एक नीचे से ऊपर एक फोर्स लगाएगी और इसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करेगी, और एयर उतनी ही इस पे लगाएगा हमारे पास फोर्स, ये जो बदले में जितनी ये नीचे की तरफ लगा रहा था। तो इसी चीज़ को हम नाम बोलते हैं कि जो फोर्स नीचे से ऊपर लग रही है एक ऑब्जेक्ट पे, इसको रिटार्डिंग फोर्स भी कह सकते हो, ड्रैग फोर्स भी कह सकते हो। अब सवाल ये पैदा होता है ये आई क्यों, आपसे कोई ये पूछे कि वाई, ठीक है, ये कैसे आई हमारे पास, तो आप इजीली कहोगे क्योंकि फ्लूइड की फ्रिक्शन की वजह से।
इसका और फ्लूइड का आपस में टकरा के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन आ रहा है, ठीक है, रगड़ लग रही है, उस रगड़ की वजह से ही क्या हो रहा है, इस पे एक फोर्स नीचे से ऊपर एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है, एयर। डन हो गया, क्लियर, डन, ओके। देन आपसे कोई ये पूछे कि जो ड्रैग फोर्स है वो किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, ड्रैग फोर्स जो नीचे से ऊपर लग रही है, डन, तो वो उसकी साइज पे, शेप पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। ओरिएंटेशन का मतलब ये कि वो किस तरह आपने उसको प्रेजेंट किया हुआ, रखा हुआ, क्लियर। अक्सर आपने देखा होगा, वैसे इसको अलग से ले लो, जिस तरह जहाज है ना, जहाज की शेप हमने आगे से किस तरह बनाई हुई, कुछ यूं करके नहीं बनाई हुई स्टूडेंट, ठीक है, तो हम कह सकते हैं उसकी वजह क्या यूं इसकी फ्रंट से ऐसी शक्ल बनाने की, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर ये मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ और हम यहाँ पे एक जहाज बना लेते हैं, ठीक है। इसकी वजह क्या है, ताकि यहाँ पे जो फोर्स लग रही हो, एयर की जो फ्रिक्शन है उसको हम कम से कम किया जाए, ठीक है। तो दैट्स वाई इस तरह यहाँ पे भी अगर आपने देखा होगा, जब पैराशूटर जो होता है वो छलांग मारता है, ठीक है, तो वो अपनी पोजीशन को जब चेंज कर रहा होता है तो कभी उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कभी कम, और अब कभी वो ऐसे हाथ करेगा तो क्या हो जाएगा, उसने एरिया बढ़ा दी, जब एरिया बढ़ा देगा तो ऑब्वियसली बात है ड्रैग फोर्स नीचे से जो ऊपर लगेगी वो ज़्यादा लग रही होगी, जब ज़्यादा लगेगी तो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड कम, जब अपनी बॉडी को क्या कर लेगा, लाइक ऐसे समेट लेगा, तो अब क्या होगा, अब ड्रैग फोर्स उसको कम एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले ज़्यादा एक्सपीरियंस करनी पड़ रही थी, अगर कम पड़ेगी अब उसकी स्पीड हवा में तेज़ हो जाएगी। तो इस तरह आप कह सकते हो कि जो ड्रैग फोर्स है जो नीचे से ऊपर लग रही है वो उसके साइज़ पे डिपेंड करता है, कितना बड़ा साइज़ है, उसकी शेप पे डिपेंड करता है, जिस तरह मैंने बताया वो अपने वो चेंज करते रहते हैं पैराशूटर, ठीक है, और ओरिएंटेशन पे कि ऑब्जेक्ट पड़ा कैसे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से और दूसरा ये है कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या है, वो किस चीज़ में ऑब्जेक्ट जो है आ रहा है, ठीक है, फ्लूइड कौन सा है, वो सिर्फ फुल नाइट्रोजन गैस का एक फ्लूइड है या पूरा एयर का मिक्सचर है जिसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बाकी सब चीज़ें पड़ी हुई, क्योंकि इनकी डेंसिटी है ना, हर एक चीज़ की मुख्तलिफ डेंसिटी है। तो फ्लूइड कौन सा है, क्या वो लिक्विड है, क्या वो हमारे पास एयर है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या है उस पर डिपेंड करता है ना। अब हनी भी एक फ्लूइड ही है, लेकिन जो वाटर है वो भी फ्लूइड है, लेकिन हनी की जो विस्कोसिटी है वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि वो उसकी बहने की जो वो है, वो एक दूसरे पे जो उनके अंदर फ्रिक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है, एक एटम का दूसरे एटम पे। लेकिन अगर हम उसमें देखें पानी की विस्कोसिटी बहुत कम है, उसको हम ऐसे करते हैं वो ढुल जाता है, सारा का सारा पानी गिर जाता है, क्लियर। तो डिपेंड करता है कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या है। तीसरा, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू फ्लूइड। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि हो सकता है इस वक्त हवा भी चल रही है, हवा की भी एक स्पीड लगी हुई है, उस पर नहीं पड़ी हुई है अभी हवा, यानी कि कांस्टेंट पे नहीं पड़ा हुआ। ये भी हो सकता है कि हवा एक अलग स्पीड से यहाँ पे जा रही हो, चल रही हो, हवा के अलग स्पीड हो रही है हमारे पास, और जो ऊपर से एटम जो चीज़ आ रहा है यहाँ पे, जो पैराशूटर आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट, उसकी हमारे पास क्या है, उसकी हमारे पास एक अलग स्पीड है। अगर ये अलग स्पीड से और यहाँ से अलग हवा चल रही है, हवा की एक अलग स्पीड है, तो फिर हमें इनकी स्पीड को रिलेट करके बात करनी पड़ती है, वो भी बीच में क्या कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा। डन हो गया, ओके, डन। फिर देख लेते हैं, और ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखा भी हुआ है, हाउ स्काई ड्राइवर एंड स्विमर्स चेंज देयर स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो आप क्या कहोगे कि कैसे वो चेंज करते हैं डायरेक्शन एंड उसकी मोशन को, अपनी मोशन को, डायरेक्शन को, तो आप कहोगे अपनी शेप को, अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करके, ठीक है, अपना साइज कम ज़्यादा करके वो क्या करते हैं, जो स्काई डाइवर्स है और जो स्विमर है वो अपनी स्पीड को, डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो इसका आंसर क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, और आंसर यही है, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी अगर आपसे पूछ ले कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, तो ये वो वेलोसिटी होती है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकें तो शुरू में स्टूडेंट उनकी स्पीड जो होगी वो शुरू में क्या होगी, जो उसकी स्पीड होगी वो 0 होगी, फिर वो बढ़ेगी बढ़ेगी, 0 से कितनी हो जाएगी 1, फिर 1 से 2, 3 सो ऑन जाती जाएगी, और एक वक्त आ जाता है कि वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक कांस्टेंट हमारे पास स्पीड अचीव कर लेते हैं, कि उसकी स्पीड में, या आप कैसे तो उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा होता। और वो टाइम जिसमें उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, ये पैराशूटर था और पैराशूटर नीचे ही जा रहा है, ठीक है, और शुरू में स्पीड 1, 2, 3 हुई है, लेकिन बाद में एक टाइम आया कि इसकी जो स्पीड थी वो कांस्टेंट होगी, और वो कितनी होगी, वो 53 मीटर पर सेकंड हो गई, अब चेंज नहीं हो रही। जब उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा या उसकी स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, तो हाउ इज पॉसिबल कि उसका एक्सेलरेशन होगा। हमें पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब जब वेलोसिटी के अंदर ही चेंज नहीं आ रहा, मतलब ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा, हम ऑब्जेक्ट को टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर रहे, इनके सीधा ही जा रहा है, डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, और वेलोसिटी में भी चेंज नहीं आ रहा, 53 पहले भी थी और इनिशियल भी 53, फाइनल भी 53, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर फिर एक्सेलरेशन नहीं होती। तो ये बात याद रखना, टर्मिनल वेलोसिटी के वक्त हम ये कहते हैं कि जो बॉडी होता है वो एक्सेलरेट नहीं करता। अब डेफिनेशन को देखो, द कांस्टेंट, वो कांस्टेंट
यानी कि कांस्टेंट चेंज ना होने वाला। कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी जो क्या करता है, अटेन करता है और फिर उसको मेंटेन भी करता है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब वो उसको फॉलिंग करा रहे होते हैं किसी भी फ्लूइड के अंदर से, तो उसको हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे एयर अगर ले लिए तो उसको हम नाम दे दिए टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे आपसे ये पूछे कि इसको ज़रा एक्सप्लेन करो, तो यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं और इन कीवर्ड्स के जरिए हम पूरी जो अभी मैंने टॉपिक बताया, आपको पैराशूट वाला एग्जांपल ले सकते हो, आप कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हो, उसको इस पूरे को एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे? आप ये कह सकते हो कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम फ्लूइड में से गिराए, ठीक है, फॉल करवाए, तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी जो स्पीड है वो इनडेफिनेटली हो। एक डेफिनेट मतलब पता होता है, इनडेफिनेट नहीं पता होता। तो ऐसा नहीं है कि इसकी जो स्पीड होगी वो कुछ इनडेफिनेट होगी। तो मैंने ये वर्ड लगाया हुआ है कि स्पीड लगाया हुआ है, इनडेफिनेटली लगाया हुआ है, तो ऐसा नहीं है। हमें उसकी स्पीड जो है एक वक्त होगा, हमें उसकी एक तो स्पीड पता भी होगी और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि उसकी स्पीड क्या रहती है, सेम रह जाती है, यानी कि सेम हो जाती है, यानी कि हमें डेफिनेट है, हमें पता है कि उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी। और ये सारा प्रोसेस हो क्यों रहा है? क्योंकि इस मार्कल का एक वेट था और उस वेट की वजह से मार्कल नीचे गया कि नहीं गया। तो अगर नीचे गया उस वेट की वजह से, तो उस वेट की जितना इसका वेट होगा उतना ही इस पे एक नीचे से ऊपर एक ड्रैग फोर्स भी लग रहा होगा। तो पहली बात ये लिखी मैंने कि जो स्पीड है वो इसका ऐसा नहीं है कि इनडेफिनेट हो, बल्कि डेफिनेट होगा, हमें पता लग जाता है। शुरू में 1 2 3 इंक्रीज होता है और बाद में हमें डेफिनेट उसको पता लग जाता है। और ये सारा प्रोसेस क्यों हो रहा है? वेट की वजह से हो रहा है। और वो जो स्पीड उसकी कांस्टेंट होगी, वो क्यों हो रही है? वो नीचे से जो ऊपर फोर्स लग रही है, ड्रैग फोर्स, दैर ऊपर से नीचे जितनी लग रही है उतनी नीचे से अगर ऊपर लग रही होगी, तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी या जो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? अगर कांस्टेंट हो जाएगा और अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक ही हमारे पास वेलोसिटी से नीचे जा रहा है या एक ही स्पीड से आपको ये नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। डायनेमिक, यानी कि डायनेमिक का मतलब क्या होता है? चीज़ एक है मोशन में, ठीक हो गया, मोशन में। और ट्रांसलेशन का मतलब ये कि वो सीधी सीधी जा रही है, फॉल हो रही है। और इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि रेस्ट में। इसमें रेस्ट एज अ सेंस ये है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसको इसलिए हम इक्विलिब्रियम में कंसीडर करते हैं कि अब वो अपनी स्पीड चेंज नहीं कर रहा, तो ये इस वक्त मोशन में है और इक्विलिब्रियम में भी है। और कौन सी मोशन में? डायनामिक, यानी कि इसको हम बोलेंगे डायनामिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी कि इसकी स्पीड सेम हो जाती है और हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। अगर चेंज होती रहती फिर ये इक्विलिब्रियम में नहीं कंसीडर होता, लेकिन क्योंकि एक सेम स्पीड से जा रहा है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि मोशन में है लेकिन इक्विलिब्रियम में। इज इट क्लियर? और ये वाली बात मैंने बता दी कि जो एक्सेलरेशन हो जाती है वो क्या हो जाती है? बिकम जीरो हो जाती है। तो अब इस पूरी आपने इन कुछ कीवर्ड से आपने कोई भी बात, कोई भी पैराशूटर ले लो कोई, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ले लो, उसको लेके सारी बात को क्या कर देना? एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर? डन? सारा रटने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज बन सकता है कि ह्यूमन टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है एयर में विदाउट पैराशूट क्या हो सकती है? तो आप कहोगे 53 मीटर पर सेकेंड, और अगर वो किलोमीटर पर आवर में पूछे तो 190 किलोमीटर पर आवर, तो ये ऑब्जेक्टिव वाइज पूछ सकता है। विद पैराशूट जो होगा, अभी तो विदाउट था, विद पैराशूट ऑब्वियसली बात है जो पैराशूट है वो हमारी स्पीड को क्या कर देता है? कम कर देता है, ठीक है। तो पैराशूट के साथ हमारी जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो 5 मीटर पर सेकेंड से लेके 10 मीटर पर सेकेंड तक जा सकती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? डन? ओके, इतनी होती है, ठीक है। अब अगर इसी चीज़ को हम ये जो स्पीड टाइम ग्राफ्स के जरिए एक पैराशूट जंपर जो है, ठीक है, उसको अगर हम जंप करवाते हैं, ठीक है, तो वो उसको एक अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो आप कहेंगे कि हमने जो वाई एक्स एक्सिस इस पे टाइम ले लेना है और वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लेना है? स्पीड ले लेना है। अब अगर इसको यहाँ स्टूडेंट हम बनाए तो ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ जीरो है, ठीक है। शुरू में जो पैराशूटर था अगर वो एक जहाज़ से उसने क्या किया, जहाज़ ही से उसने क्या की, छलांग मार दी, ठीक है, अभी ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो शुरू में इसकी स्पीड क्या होगी? अगेन जीरो से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 बढ़ती रहेगी। स्पीड क्या होगी? एकदम तेज़ होगी। और तेज़ हो के अचानक एक टाइम आएगा, ठीक है, कुछ देर बाद क्या होगा? ये देखो, ये ग्राफ से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। कुछ देर बाद जाके ये देखिए कुछ इस तरह गया ये, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और अच्छा इस साइड से बना देता हूँ। देखिए एकदम से तेज़ हुई और इस तरह कर्व बनाना है आपने, ठीक है। ये अब कर्व क्या शो करा रहा है कि उसकी स्पीड वेरिएबल हो रही थी और होते होते फिर किस पे आ गए? तकरीबन देखो 50 और 60 से थोड़ा सा अंदर ही मैंने बीच में रखा हुआ, यानी कि उसकी स्पीड होगी 53। अभी पैराशूट उसने ओपन नहीं किया। क्लियर? अब वो 53 से ही नीचे एंजॉय करता हुआ जा रहा है, ये जा रहा है। तो उसका मतलब है फिर मैंने इस 53 की लाइन पर ही रहना है। अब मैं इसी तरह जाऊँगा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ और टाइम गुजरता जा रहा है, ठीक है। इसको आगे भी ले लो बेशक, कितना कितना का गैप दिया हुआ मैंने, 10 10 का दिया हुआ, 50, फिर यहाँ ले लेते 60 70, सो ऑन ही जाता जा रहा है टाइम भी,
ठीक है। अब इसका मन किया कि यार मैं पैराशूट ओपन कर देता हूँ। अगर ये इस पॉइंट पे 40 सेकंड के बाद पैराशूट ओपन करेगा तो एकदम से क्या हो जाएगी, जो ये जो जितनी तेज स्पीड से जा रहा था एकदम से हमारे पास इसकी स्पीड क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पैराशूट इसको एकदम से ऊपर धकेल देगा, ठीक है। एरिया बड़ा हो गया ना, हमने क्या कहा था ड्रैग फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा होता है, एरिया साइज शेप पे। तो अब एरिया क्या हो गया, पैराशूट जो एरिया था वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। जब बड़ा हो जाएगा तो अब नीचे से जो ड्रैग फोर्स है वो क्या लगने लग जाएगी, वो उस पर ज्यादा एक किस्म की लग रही है, तो वो ऊपर ज्यादा रहेगा, नीचे इतना जल्दी नहीं आ रहा होगा। क्लियर? अब यहाँ पर स्टूडेंट एकदम से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जैसे पैराशूट खोलेगा तो ये अचानक इसको झटका लगेगा और ये 53 से एकदम कितने पे आ जाएगा, 5 या 10 या 0, और ये 5 और 10 के बीच में से मैं यहाँ पे 5 ही ले लेता हूँ। तो एकदम से हम कहेंगे कि इसकी जो होगी एकदम से इस तरह डाउन हो जाएगा, ठीक है। बुक में ज़रा सही से बना हुआ है, यहाँ मेरे से ठीक से बन नहीं पा रहा, बट आई विल ट्राई कि इसको ज़रा सा एक्यूरेट बनाने की कोशिश करूँ। एकदम से क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड नीचे होगी। अब ये पैराशूट ऑन हो चुका, इसका खोल लिया है और अब ये उड़ रहा है, ठीक है। अगर ये उसी वेलोसिटी से उड़ी जा रहा है तो इसका मतलब है अब ये टाइम गुजरता जा रहा है और ये देखो इसी तरह का एक पैटर्न फॉलो करेगा जब तक वो ज़मीन पे नहीं उतरता, ठीक है। अब इसको क्या शो हो रहा है यहाँ पे हमारे पास, ये जो थी इसकी मैं कहूँगा ये जो सीधी सीधी जा रही थी एक कांस्टेंट हमारे पास स्पीड के साथ, इसको हम नाम दे देंगे कि ये उसकी टर्मिनल वेलोसिटी थी, टर्मिनल वेलोसिटी थी। और ये टर्मिनल वेलोसिटी उसकी क्या लेके लूँगा, ये 1 थी। कि पहले इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी थी, ये मैं ले लेता हूँ 53 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या कहते हैं, जब दूसरी टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे पैराशूट खोला फिर कांस्टेंट स्पीड से वो जाई जा रहा है, उसकी एक और टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, तो इसको हम नाम दे देंगे टर्मिनल वेलोसिटी तो हुई है, लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी ये 2 होगी इसकी, और दूसरी टर्मिनल वेलोसिटी इसकी वो कितनी हुई, मैं कहूँगा 5 मीटर पर सेकेंड। और फिर अगर वो पैराशूट नीचे उतार देता तो ये लाइन नीचे हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? होपफुली आपको ये सब समझ आ गया होगा। मैंने हर जो है पहलू से, हर डायरेक्शन से इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। फिर भी आपको क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आगे पूछे। #पीस आउट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।